नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बड़ा झटका लगा है। दरअसल अनिल देशमुख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख फिलहाल हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में जेल में बंद है। ईडी ने उन्हें 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से अनिल देशमुख जेल में बंद हैं। कड़ी पूछताछ ईडी ने उनसे की है और अनिल देशमुख फिलहाल इस कोशिश में है कि किसी तरीके से उन्हें जमानत मिल पाए, लेकिन एक के बाद एक उन्हें बड़े झटके लग रहे हैं और अब जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। विशेष पीएमएलए कोर्ट में ये साफ तौर पर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि उनकी इस पूरे मामले में संलिप्तता के पर्याप्त सबूत कोर्ट के पास हैं, पर्याप्त सबूत पुलिस के पास है, ईडी के पास है और यही वजह है कि उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो ना सिर्फ अनिल देशमुख की बढ़ रही हैं बल्कि एनसीपी की बढ़ रही हैं और साथ ही उद्धव ठाकरे सरकार भी फिलहाल मुश्किल में है। जिस तरीके से उनके एक के बाद एक मंत्री इस तरीके से ईडी के शिकंजे में आ रहे हैं, ईडी के रडार पर आ रहे हैं और गिरफ्तारी हो रही है। ना सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं नवाब मलिक, वो भी दाऊद कनेक्शन उनका सामने आया है, जिसके बाद ईडी ने उन्हें भी हिरासत में लिया है और वो फिलहाल ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। तो इस तरीके से मुश्किलें जो हैं वो महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी सरकार की बढ़ रही है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्हें फंसाने की कोशिश हाल ही में महाराष्ट्र सरकार की ओर से की गई, उन्हें एक मामले में पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ की, करीब 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई और वहीं अब देवेंद्र फडणवीस ने भी महा विकास आघाड़ी सरकार पर करारा पलटवार किया है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने नवाब मलिक के दाऊद कनेक्शन का खुलासा किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उनकी तरफ से यह बताया गया था कि किस तरीके से नवाब मलिक, जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनके दरअसल दाऊद के गुर्गों के साथ कनेक्शन है और जब डी कंपनी पर महाराष्ट्र में शिकंजा कसा गया तो उसके बाद ये खुलासा हुआ कि नवाब मलिक भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। जहां जमीन सौदे का मामला सामने आया और डी कंपनी से सीधा कनेक्शन नवाब मलिक का जुड़ा, जिसके बाद ईडी ने नवाब मलिक को अपनी रडार पर लिया। कई घंटों की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि नवाब मलिक ने तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए थे। और इस पूरे मामले में अब एक और बड़ी खबर सामने आई है कि देवेंद्र फडणवीस ने अब एक और पेन ड्राइव जो है वो ईडी को सौंपी है और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के बीच बातचीत का ये वीडियो है जो इस पेन ड्राइव में कैद है, जो कि देवेंद्र फडणवीस की ओर से अब जो है ईडी को सौंपा गया है। तो मुश्किलें इस तरीके से लगातार बढ़ रही हैं, जहां शिकंजा एक के बाद एक उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल इन मंत्रियों और नेताओं पर कसा जा रहा है, जो कि इस तरीके से उनकी संलिप्तता तमाम भ्रष्टाचार के मामलों में, या यूं कहें कि जिस तरीके से मुंबई बम ब्लास्ट के ये मास्टरमाइंड हैं दाऊद इब्राहिम, भगोड़े हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन हैं, इनके गुर्गों के साथ भी सीधे कनेक्शन सामने आए हैं। तो फिलहाल अनिल देशमुख से लेकर नवाब मलिक जैसे नेता, एनसीपी के ये नेता हैं जो कहीं भी बसते नजर नहीं आ रहे हैं और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो हाल ही में शिवसेना ने एक बड़ा दांव चला, एक बार फिर मुंबई पुलिस का इस्तेमाल किया और फोन टैपिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की कोशिश की और उनसे करीब कई घंटों तक, 2 घंटों तक पूछताछ भी मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने देवेंद्र फडणवीस ने से की है। और देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि ये आरोप लगाया था कि पैसे लेकर पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ये देवेंद्र फडणवीस की ओर से ही खुलासा किया गया था। तो अब इस पूरे मामले में उल्टा शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस को फंसाने की कोशिश की, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अब ये भी माना जा रहा है कि अब शिवसेना का ये दांव उन्हें उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि दाऊद कनेक्शन लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के इन मंत्रियों के सामने आ रहे हैं। और न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि अनिल देशमुख जैसे नेताओं के भी जो तस्वीर थी चिंकू पठान के साथ, याद होगा कि वो सामने आई थी, यानी किस तरीके से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के साथ इनके कनेक्शन है,
उनके साथ ये मीटिंग करते हैं, उनके साथ ये जमीन का सौदा करते हैं और ये मुंबई के गुनहगार हैं, ये मुंबई करों के गुनहगार हैं जिनके साथ इस तरीके से इनकी मीटिंग होती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रही हैं और यही वजह है कि लगातार मुश्किलें महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में चुनाव है और बीएमसी के चुनाव में ये तमाम पार्टियां अब एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने में लगी हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो मुश्किलें हैं वो शिवसेना के लिए कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, क्योंकि शिवसेना अब वो पार्टी बनकर रह गई है जो सिर्फ महाराष्ट्र तक सिमटी हुई है और महाराष्ट्र में भी अगर शिवसेना आज सत्ता पर काबिज है तो वो एनसीपी और कांग्रेस के बलबूते आज महाराष्ट्र में सत्ता में है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के नेता भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, शिवसेना की जमानत जब्त हुई है, कांग्रेस पार्टी भी जिस तरीके से धराशायी हो गई, उसके बाद आपसी मतभेद भी लगातार कांग्रेस और शिवसेना के बीच देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर हैं, तमाम जो प्रवक्ता हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर शिवसेना को कांग्रेस का साथ ना मिले, अगर शिवसेना को एनसीपी का साथ ना मिले तो शिवसेना कहीं की भी नहीं रहेगी। यानी एकमात्र राज्य महाराष्ट्र जिसमें शिवसेना सत्ता में है, वहां वो कुर्सी भी खो सकती है। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं, ये मतभेद हैं जो खुलकर अब सामने आने लगे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा जब बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पहले अनिल देशमुख ईडी की रडार पर आए 100 करोड़ की वसूली मामले में और उसके बाद नवाब मलिक पर शिकंजा कसा गया और नवाब मलिक को ईडी ने हिरासत में लिया। फिलहाल ये दोनों ही बड़े नेता जो कि एनसीपी के हैं और दोनों ही मंत्री थे, हालांकि नवाब मलिक अभी भी मंत्री हैं, भले ही ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया हो लेकिन मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो इस तरीके से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और अनिल देशमुख इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शामिल हैं। ये साफ तौर पर सबूत जो सामने आए हैं वो ये दावा कर रहे हैं। साथ ही जब कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो न्यायाधीश आर.एन. रोकड़े ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये भी कहा कि गवाहों के बयान विरोधाभासी हैं और लेकिन इस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। ये अनिल देशमुख की पहली सामान्य जमानत याचिका थी जिसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया है। तो मुश्किलें बढ़ रही हैं, राहत नहीं मिल रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी लगातार अपील की जा रही है लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है और इस तरीके से कोर्ट में अनिल देशमुख की ओर से हालांकि ये दलील दी जा रही है कि जांच एजेंसियां उनका घोर उत्पीड़न कर रही हैं और ईडी ने इस याचिका का जाहिर तौर पर विरोध किया था और आरोप लगाया था कि अनिल देशमुख इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता है और मुख्य साजिशकर्ता को इस तरीके से जमानत नहीं दी जा सकती। तो ईडी लगातार अनिल देशमुख की इस जमानत याचिका का विरोध कर रही थी और फिलहाल जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और ईडी चूंकि अभी भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आपको ये बताते हैं कि जिस तरीके से परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे उसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं और न सिर्फ ईडी बल्कि सीबीआई भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और ये भी जांच में ईडी की सामने आ चुका है कि अनिल देशमुख ने कथित तौर पर अपने पद का और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसका पद का दुरुपयोग करते हुए सचिन वाजे के माध्यम से मुंबई के अलग अलग बार से 4 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी। तो ये ईडी लगातार खुलासे कर रही है। यही वजह है कि ईडी की छानबीन अभी जारी है और ईडी नहीं चाहती है कि मुख्य साजिशकर्ता को ही जमानत मिल जाए और यही वजह है कि जमानत याचिका अनिल देशमुख की खारिज हो चुकी है और एक बार फिर अनिल देशमुख को राहत नहीं मिली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।